नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का डिफेंस ऑप्शनल का लेक्चर चल रहा था, तो जो टॉपिक था वो आपका था सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी के चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। और आज हम लोग उसी पार्ट में दूसरे लेक्चर में इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, डिफेंस ऑप्शनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करने के इच्छुक हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सामूहिक सुरक्षा के विचार का विकास किस तरीके से हुआ, कहाँ से इस चीज़ के स्टार्ट हुआ, किस चीज़ें किस तरीके से आगे विकास क्रम बढ़ा, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, यह जो शब्दावली थी, तो शब्दावली जो सबसे पहली चर्चा हुई थी तो 17वीं शताब्दी में ओस्नाबर्ग नामक एक संधि थी, तो उसमें इसका उल्लेख किया गया था। और इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है, तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यही है, जो सामूहिक सुरक्षा है, तो सामूहिक सुरक्षा में देश, सभी लोग मतलब जितने भी देश हैं, देश मिलकर क्या करते हैं, करते यही हैं कि एक कोई संभावित युद्ध या दुश्मन के विरुद्ध एक सामूहिक कदम उठाने की बात कही जाती है। तो इस अवधारणा में क्या कहा जाता है कि एक पूर्वाग्रह लिया जाता है, एक माना जाता है कि आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन देश है, या कोई संभावित खतरा है आपके राष्ट्र के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जो देश हैं वो सामूहिक रूप से उस खतरे से निपटते हैं। तो यह अवधारणा है। और इसका जो सबसे सर्वप्रथम उल्लेख 17वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि इसमें विलियम पेन और विलियर पिट ने यूरोप में शांति एवं सुरक्षा हेतु जो सामूहिक सुरक्षा है इसके विचार का उल्लेख हुआ था, ठीक है। तो दूसरी बार यहाँ पर हुआ। तीसरी बार जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी के संदर्भ में, तो 20वीं शताब्दी में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इसको लोकप्रिय बनाया। अब किस हिसाब से लोकप्रिय बनाया उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने 20वीं शताब्दी में क्या बोला था, 1916 में कहा था, क्या कहा था कि वुडरो विल्सन ने कहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाना है, ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करनी होगी, ठीक है। इन्होंने एक सुझाव दिया था 1916 में, 1916 में, कि वुडरो विल्सन ने यह बात कही थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करनी होगी, ठीक है। तो इसका सुझाव इन्होंने सबसे पहली बार दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या घटनाक्रम होता है कि जैसे 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, और उसके बाद में 1945 में सभी जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, उनके सहयोग से उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखा था। उन्होंने चीज़ों को देखा था, कितनी हानि, जनधन और राष्ट्र की हानियाँ कितनी होती हैं, राष्ट्र कितना पीछे चला जाता है विश्व युद्ध के संदर्भ में, ठीक है। तो यह बात कही जाती है, और सभी देशों ने मिलकर जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो की जाती है, तो इसके पीछे अवधारणा जो रहती है यही रहती है कि सभी देश मिलकर ऐसी परिस्थितियां, विश्व युद्ध की परिस्थितियां ना बने। अगर कोई संभावित खतरा आता है अब आगे, तो उसको सभी देश मिलकर उस समस्या को, उस खतरे को निपटा सके, ठीक है। और देखिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है, तो उसके जो स्थापना के उद्देश्य थे, तो जो पहला चार्टर है, पहले चार्टर में ही कहा जाता है कि शांति सुरक्षा हेतु सामूहिक कार्रवाई की जाएगी, कि जैसे अगर जो सदस्य राष्ट्र हैं विश्व में शांति स्थापना हेतु अगर कोई संभावित खतरा आता है, तो उसके खिलाफ में शांति सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी देश मिलकर सामूहिक रूप से
जो कार्रवाई हैं वो करेंगे, सभी देशों की सेनाएं सहयोग करेंगी इसमें, ठीक है। तो ये सारी बातें जो इसका पहला उद्देश्य था उसमें कही जाती है। दूसरे उद्देश्य में क्या कही जाती है कि जैसे कोई भी देश है ऐसे कार्य नहीं करेगा जो किसी देश के विपरीत हो और उस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बिल्कुल जो हानि होती है उसको पहुंचाते हों, ठीक है। या जो आपकी संप्रभुता है किसी राष्ट्र की, या जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, सॉवरेंटी है, तो इन चीज़ों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र किसी भी देश के खिलाफ में ये चीज़ें, इन चीज़ों का उल्लंघन नहीं करेगा। तो यह दूसरा उद्देश्य कहा जाता है जो यूनाइटेड नेशन है उसकी स्थापना के संदर्भ में। तीसरी बात क्या कही जाती है कि जैसे सदस्य देश जितने भी हैं तो वो हमेशा संघ की, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी सहायता करेंगे। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जहां पर सामूहिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सदस्य राष्ट्र मिलकर एक सामूहिक कार्रवाई को क्रियान्वित करेंगे, ठीक है, और उसमें जो एक सामूहिक कार्रवाई है उसमें भाग लेंगे, ठीक है। अगर सहयोग नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे यूनाइटेड नेशन की, तो फिर जो एक अवधारणा है संयुक्त राष्ट्र की, जिस अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थापना की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, तो वो चीज़ स्थापित नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ कही जाती है कि जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है तो उसमें यह एक विचार लिया जाता है कि जैसे किसी राज्य पर हमला, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड नेशन के 193 या 194 राष्ट्र हैं, ठीक है। अब किसी एक कंट्री पर अगर कोई देश हमला करता है तो वो पूरे सभी राज्यों पर हमला माना जाएगा। तो इस विचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिससे कि जो सामूहिक शांति सुरक्षा है उसको बनाया जा सके और सामूहिक प्रयास किए जा सकें। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था है तो उसको सुनिश्चित किया जा सके। अब देखिए जैसे चार्टर 7 है, तो चार्टर 7 में क्या बताया गया है कि जैसे सामूहिक उपायों का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक उपायों को क्रियान्वित करेंगी, तो इन चीज़ों को बताया गया है। आर्टिकल 39 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 39 में, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 39 में, तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि सुरक्षा परिषद सबसे पहले क्या है, पहले शांति भंग और आक्रामक कार्यों का पता लगाएगी। पहली बात ये पता लगाएगी कि किसी राष्ट्र में शांति भंग हो रही है या नहीं हो रही, उसका कारण क्या है, इन सारी चीज़ों का पता लगाएगी। और क्या करेगी, अनुच्छेद 41 और 42 के तहत उपाय निर्धारित करेगी कि इस समस्या का समाधान किस तरीके से होना चाहिए। तो ये सुरक्षा परिषद जो है उसके संदर्भ में बात कही गई है। और क्या बात कही गई कि अनुच्छेद 43 में सदस्य देश की सेनाएं उपलब्ध कराएंगे यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को सभी देश, आर्टिकल 43 के तहत सभी देश एक सामूहिक प्रयास के संदर्भ में अगर कोई खतरा किसी देश पर उत्पन्न होता है तो सभी बाकी के राष्ट्र, सदस्य राष्ट्र जो हैं वो अपनी सेनाएं भेजेंगे उस पर्टिकुलर जो समस्या है उससे निपटने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब आगे देखते हैं कि जैसे जो आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 49 है यूनाइटेड नेशन का, तो इसमें क्या बात कही गई है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य सुरक्षा परिषद के सुझावों के अनुसार ही कार्यों को क्रियान्वित करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 49 के तहत जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, जो सुझाव देगी उसी के अनुसार अगर किसी देश की, किसी राष्ट्र की जो संप्रभुता है और जो अखंडता है और उसके सम्मान का अगर उल्लंघन होता है या उस पर हमला होता है या राजनीतिक अस्थिरता या किसी भी प्रकार से उसको हानि पहुंचाई जाती है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुझावों पर ही सभी जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं वो कार्यों को क्रियान्वित करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में जो इसका विकास क्रम था। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जो कार्य रूप है कि मतलब इसका कहाँ तक इसने कौन से कार्यों को किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है।
कि जैसे हुआ क्या था कि पहली बार में कोरिया संकट आता है, और यह नॉर्थ कोरिया जो होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया है और ऊपर नॉर्थ कोरिया पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो 38वीं समानांतर रेखा है वो डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया क्या करता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। अब इस घटनाक्रम को देखते हैं कि इसका जो संयुक्त राष्ट्र है आखिर सामूहिक प्रयास के लिए, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है 45 में, और इसका परीक्षण ही पहला परीक्षण जो होता है, ठीक है, और इसके द्वारा संयुक्त कार्रवाई भी, पहली कार्रवाई जो की जाती है वो कोरिया संकट के समय की जाती है। देखिए, उत्तरी कोरिया ने 24 और 25 जून को 1950 को दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर देता है, और 25-26 जून को सुरक्षा परिषद को फैसला लेकर कार्रवाई हेतु कार्रवाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र 7 जुलाई 1950 को एक संयुक्त कमांड को स्थापित करता है और सभी राष्ट्रों से सहयोग मांगा जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे पहले ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने क्या किया कि अपनी जितनी भी जल और वायु सेनाएं हैं उनको भेजा, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है, कि 3 नवंबर 1950 को यह बात कही जाती है कि शांति के लिए एक हो जाइए, शांति के लिए एक हो जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता था आपका चाइना, ठीक है, चाइना इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे आपके यूनाइटेड नेशन को, शांति स्थापना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो साउथ कोरिया था उसकी संप्रभुता और इंटीग्रिटी पर हमला हुआ था, अटैक किया था नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। तो यहाँ पर चीन ने क्या किया था, यह उत्तर कोरिया के हितों की रक्षा के लिए यह हमेशा कार्य करता रहता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है, और इसी समस्या के उपलक्ष्य में जो कार्रवाई की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वो परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, ठीक है, और कोरिया संकट को निपटाया जाता है इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरा संकट आता है जिसकी विवेचना हम लोग करेंगे कि जैसे सुएज नहर संकट। देखिए, सुएज नहर जो सुएज नहर संकट है, तो सुएज नहर जो बनी थी वो 1869 में बनी थी, और यह एक इसका जो संचालन किया जाता था तो वह एक कंपनी के द्वारा किया जाता था, और जिसमें शेयर किसके थे, शेयर जो थे ब्रिटेन और फ्रांस के थे, ठीक है। 1950 में क्या होता है कि मिस्र की सेना ने ब्रिटेन की रक्षा सेना रद्द करने की बात कही, ठीक है। तो होता क्या था कि जैसे जो यह सुएज नहर थी, ठीक है, सुएज नहर पर ब्रिटेन और फ्रांस के शेयर थे। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन जो था अपनी सेनाएं रखता था, ठीक है। तो इन चीज़ों को 1950 में ध्यान रखिएगा, 1950 में मिस्र की सेना ने क्या किया, ब्रिटेन की जो रक्षा सेना थी उसको रद्द करने की बात कह दी। लेकिन अपोजिट में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने इस चीज़ से इनकार कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, आगे विकास क्रम किस तरीके से चलता है, मुद्दा कैसे आगे बढ़ता है कि मिस्र में वहाँ पर सरकार के जो प्रमुख है वो बनाए जाते हैं नासिर, और नासिर क्या करते हैं कि नील नदी पर असवान बांध बनाया जाता है, और इसमें भी देखिए ब्रिटेन और अमेरिका सहायता करते हैं, ठीक है। अब मिस्र को लगता है कि युद्ध के लिए, जैसे फ़िलिस्तीन युद्ध के लिए मिस्र को शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में अमेरिका मदद नहीं देता है, ठीक है। ब्रिटेन और अमेरिका की मदद नहीं, तो नासिर जो वहाँ के प्रमुख होते हैं तो वो सुएज नहर की जो संपत्ति होती है उसको जब्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये घटनाक्रम इस तरीके से चलते हैं। जब इस तरीके से ब्रिटेन और अमेरिका को बड़ा धक्का लगता है और देखते हैं कि जो मिस्र है हमारी बात ही नहीं मान रहा, ठीक है, तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग आगे चलकर फ्रांस और अमेरिका, ये फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन ने क्या किया, मिस्र के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं। आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद आगे क्या चलती है कि एक ग्लेश योजना आती है। तो ग्लेश योजना में क्या होता है कि यह बात कही जाती है कि जो सुएज नहर है, सुएज नहर सभी देशों के लिए, वो चाहे युद्ध काल हो या शांति काल हो, उसमें खुली रहेगी,
ठीक है, यह बात कही जाती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग की व्यवस्था की जाती है, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं सुएज संकट के समय, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, यहाँ पर इंटरफेयर करता है और करने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग की व्यवस्था करता है सुएज नहर में, ठीक है। वो किसी देश की ना हो, वो यूनाइटेड नेशन की हो। और बीच में एक घटनाएं होती हैं, जब आर्थिक प्रतिबंध लग जाते हैं, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस क्या करते हैं, यह इज़राइल को प्रोत्साहन देते हैं और 26 अक्टूबर 1956 में इज़राइल जो है वो मिस्र पर आक्रमण करता है। तो इस तरीके से चीज़ें घटनाएं चलती हैं और बाद में इन चीज़ों को समझौते के तहत चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। अब जो ग्लैश योजना थी, ग्लैश योजना बाद में आती है और बाद में आने के बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र है तो उसके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। हस्तक्षेप करने के बाद जो सुएज नहर है, वो जो ग्लैश योजना होती है, तो इसके तहत सभी देशों के लिए, वो चाहे युद्ध काल हो या शांति काल हो, सभी के लिए ये जो सुएज नहर है ये खुली रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बातें कही जाती हैं। और एक बात और कही जाती है कि जैसे जो सुएज नहर थी, तो सुएज नहर के ऊपर पूर्ण अधिकार जो होगा वो मिस्र का ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक परिस्थितियाँ, एक संकट आता है, ठीक है, सुएज नहर संकट जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विश्व शांति के लिए शक्ति का प्रबंधन किस तरीके से करती है, जो सामूहिक सुरक्षा है, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा जो होती है विश्व शांति के लिए शक्ति का प्रबंधन करती कैसे है। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के लिए क्या किया जाता है, जो एक विचारधारा अपनाई जाती है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। कहने का मतलब है कि एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए बाकी के देश सदस्य हैं और बाकी के देशों के लिए एक राष्ट्र भी समर्पित है। तो इस अवधारणा पर काम किया जाता है। सामूहिक सुरक्षा में और क्या चीज़ होती है कि जैसे विश्व व्यवस्था का अगर कोई दुश्मन है तो उस पर आक्रमण करना, अगर कोई आक्रमण किसी देश पर होता है तो उसके विरुद्ध में सामूहिक कार्रवाई की जाती है, ठीक है। और क्या बात कही जाती है कि जैसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग माना जाता है, ठीक है, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाता है। इस तरीके की विचारधाराएं आपकी सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सामूहिक प्रयत्नों से बड़ा शक्ति स्तंभ खड़ा करके आक्रमणकारी का भयावह करना, मतलब जो आपके ऊपर, आपके राष्ट्र पे अगर कोई देश आक्रमण करने की सोच भी रहा है तो आप उसको एक डेटरेंस से, एक भयावह क्षमता उत्पन्न करना जिससे वह ऐसी कार्रवाई ना करे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक प्रयत्नों से। और इन्हीं की स्थापना के लिए जैसे उद्देश्य जो होते हैं विश्व शांति सुरक्षा के लिए बहुत सारे चीज़ें बनाई गई, जैसे यूएनओ है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इसका निर्माण किया गया है। और 7 से लेके जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39, 51, ये सारी चीज़ें इसमें अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने समय समय पर, जैसे कोरिया संकट के समय, सुएज नहर संकट, खाड़ी संकट, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसकी निरर्थकता या सार्थकता की बात करेंगे हम लोग, तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है, कि एक सबके लिए और सब एक के लिए भाव जो है, कहने का मतलब है अगर व्यवहारिक रूप में इन चीज़ों को देखा जाता है तो ये चीज़ें कैसी होती हैं, ये आदर्शवादी, एक आइडियलिस्टिक टाइप में आती हैं, ठीक है। व्यवहारिक रूप में चीज़ें उतनी सही मात्रा में इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति है, ठीक है, जैसे क्षेत्रीय जो एक रीजनल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए नाटो और वार्सा के रूप में एक क्षेत्रीय प्रतिरक्षा संधियों की भी मतलब बनाया गया था, ठीक है। और आत्मरक्षा के लिए भी युद्ध को एक वैधानिक आधार मिला था, ठीक है। क्षेत्रीय संदर्भों में अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व युद्ध में एक कहते हैं ना कि अगर क्षेत्रीय जो एक संघर्ष है वो अगर विश्व युद्ध में बदल जाता है
ठीक है। तो इसकी भूमिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति है, अब अगर जो एक छोटी से क्षेत्र में चीज़ें चल रही हैं, अब अगर वही बड़ा रूप ले लें तो वह उसकी परिणति क्या होगी, विश्व युद्ध के रूप में होगी, ठीक है। और क्या है कि जैसे शक्ति के द्वारा क्रियान्वित बड़ी शक्ति के विरुद्ध सफल हो जाती है, ठीक है, मतलब बड़ी शक्ति के विरुद्ध सफल नहीं हो पाती है। तो इसका क्या अर्थ है कि जैसे आप कोई एक शक्ति है, ठीक है, चाइना है, चाइना छोटी शक्तियों के विरुद्ध तो सफल हो जाता है, लेकिन बड़ी शक्ति अगर आ गई उसके सामने तो वो फिर अपनी रणनीतियों को बदलना पड़ता है। हिंद महासागर में दबदबा पड़ता है, लेकिन जहां अमेरिका और रूस और फ्रांस ब्रिटेन की बात आ जाती है तो वहां पर चाइना को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, ठीक है। और वर्तमान में परमाणु युग चल रहा है, तो एक सामूहिक सुरक्षा जब तक प्रयत्न नहीं होगा तब तक ऐसी संभावनाओं को हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे जो हमारी एक राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी सामूहिक सुरक्षा से संबंधित। अब देखिए सामूहिक प्रतिरक्षा की सार्थकता और निरर्थकता के बारे में, कि जैसे देखिए सामूहिक प्रतिरक्षा की सार्थकता और निरर्थकता। तो देखिए जो एक बात कही जाती है सार्थकता, तो जो एक रीजनल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसमें जैसे नाटो है, सीटो, सेंटो, इनने क्या किया, पश्चिमी यूरोप में शांति सुरक्षा बनाए रखी और इन क्षेत्रों पर सोवियत का प्रसार नहीं होने दिया। कहने का मतलब है जो सोवियत यूनियन था उसका प्रसार नहीं होने दिया। तो इसने क्या किया, इसने कार्य किया, अच्छा कार्य किया, इसकी महत्ता दिखाई पड़ती है हमें। इसी तरह सीटो ने क्या किया दक्षिण पूर्व एशिया में, और सेंटो ने मध्य पूर्व एशिया में साम्यवाद का प्रसार नहीं होने दिया, सब चीज़ों को रोका गया, ठीक है। और क्या इसमें बात कही गई कि जैसे वारसा ने पूर्वी यूरोप में शांति सुरक्षा बनाए रखने में मदद की थी। देखिए अलग अलग चीज़ों में रीजनल जो चीज़ें होती हैं, क्षेत्रीय जो सिक्योरिटी होती है उसको सुरक्षित रखा, ठीक है। और आज भी नाटो क्या है, वर्तमान में अगर देखेंगे तो मानवाधिकारों के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। जैसे लीबिया और यूगोस्लाविया में जो मामले हुए उनमें नाटो दखल अंदाजी करता है, देखता है जाके और मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। अब देखिए जो निरर्थकता है, तो निरर्थकता को देख लीजिए कि जैसे शीत युद्ध काल में नाटो और वारसा जैसे संगठन में क्या किया था, शांति और सुरक्षा के स्थान पर अशांति सुरक्षा का और एक घृणा का वातावरण पैदा कर दिया, ठीक है। तो शीत युद्ध काल में नाटो ने क्या किया, जस्ट उलट चीज़ें करी, ठीक है। और इसी दौरान दोनों के बीच में क्या हुआ, आतंक के संतुलन से विश्व जरूर स्थापित हुई, ठीक है, विश्व शांति स्थापित हुई, लेकिन यह एक मौन अशांति थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोल्ड वार था, कोल्ड वार में लोग नहीं आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो एक तरीके से अशांति ही थी, ठीक है, मौन अशांति थी, क्योंकि इससे निलंबित मृत्यु के एक भय का वातावरण भी उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। और क्या चीज़ें थी कि जैसे यूएनओ चार्टर में कहा भी गया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और संधियाँ जो यूनाइटेड नेशन के सिद्धांत आदर्शों के अनुरूप ही होंगे, लेकिन ये दोनों संगठन इनमें से परे हटते हुए विश्व शांति सुरक्षा के लिए यमदूत ही साबित हुए। आज भी नाटो क्या करता है, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बहाने क्या करता है, जैसे आप इराक की बात करेंगे, ठीक है, तो अमेरिका क्या करता है, अपनी दादागिरी को स्थापित करता है, अपनी एक सर्वोच्चता संप्रभुता को स्थापित करता है, और वर्तमान में यह महाशक्ति के रूप में है, स्थापित भी है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं, ये सारी चीज़ें अपने राष्ट्रीय हितों के संदर्भों में की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं जो क्षेत्रीय प्रतिरक्षा है, जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके संदर्भों में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, निरर्थकता और सार्थकता को, ठीक है। तो आज ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, एक नए लेक्चर पर बात करेंगे। और दोस्तों जीएस का और जो है आपका डिफेंस ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही आप लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।